नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। एक प्रतियोगिता में बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है। एक प्रतियोगिता में बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है। यह किस रोग से ग्रसित है? पंजाब टेट 2015, सीजी टेट 2018 में पूछा है। मौखिक भाषा, लेखन विकार, पठन विकार या कोई नहीं, ठीक है। किस रोग से ग्रसित है, ठीक है। एक प्रतियोगिता बच्चा एम को क्या पढ़ दिया बताइए? डब्लू पढ़ दिया। लिखा नहीं है, पढ़ा है, दिमाग में रखिएगा। एम को डब्लू पढ़ रहा है, यानी ये पढ़ने में गलती कर रहा है। पढ़ने में गलती कर रहा है ना, ये किस में जाएगा बताइए? पठन विकार में जाएगा ना, पठन विकार है। क्लियर, पठन विकार है। चलिए अगला। सीता को कक्षा में लिखने के लिए बॉय कहा जाता है। सीता को कक्षा में लिखने के लिए बॉय कहा जाता है, लेकिन वह डॉय लिख देती है। यह किस रोग से ग्रसित है? MP टेट 2018, यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्मोर्फिया है। क्या है आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ग्राफिया किस में होता है बताइए? ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है? लिख कर, यानी लिखने वाले अक्षमता को किस में डालते हैं? ग्राफिया में। लेक्सिया क्या है? बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ रहा था, जो लेक्सिया था। तो डिसलेक्सिया पढ़ने वाले अक्षमता है। कैलकुलिया क्या था? तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए गणितीय संबंधी विकार है। और डिस्मोर्फिया में यहाँ पर भ्रम वाली स्थिति होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कक्षा में लिखने के लिए बॉय को डॉय लिखा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लिखना क्या होता है? तो लिखा जाता है कौन? ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए ग्राफिया से जुड़ा है। ग्राफिया यहाँ देखिए इसमें है और इसके पहले डिस लगा, इसलिए डिस्ग्राफिया जाएगा। राइट आंसर डिस्ग्राफिया होगा। क्लियर। बाकी हमने नीचे सारा चीज़ लिख दिया है। एक बच्चा पी को क्यों लिखता है? यह किस रोग से ग्रस्त है? यह पंजाब टेट 2020 और सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया या कोई नहीं, ठीक है। एक बच्चा पी को क्यों लिखता है। क्लियर। देखिए बच्चा पी को क्यों लिख रहा है? बच्चा पी को क्या लिख रहा है? क्यों लिख रहा है, ठीक है। ये लिखने संबंधी कठिनाइयाँ हैं, ठीक है। तो लिखने वाला के लिए हमने क्या ट्रिक बताया आपको कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिख कर जो प्रॉब्लम होगा वो ग्राफ मतलब ग्राफिया से जुड़ा होगा। और ग्राफिया वाला सेशन कहाँ पे है? तो ग्राफिया वाला सेशन यहाँ पर है, ग्राफिया है, इसके पहले डिस लगाया तो डिस्ग्राफिया सही आंसर है, ठीक है। बस देखिए इसी तरह से आप प्रश्न को पकड़ते जाइएगा। आपका यहाँ पे जो है CDP बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 7 चैप्टर दिए हैं, 7 चैप्टर हम आपको बहुत जल्द समाप्त कर दे रहे हैं। इतना से आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अंक उड़ जाएगा। तो देखिए जो शिक्षक अभी तक यहाँ से JCERT का टेक्स्ट बुक और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेने के लिए नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाइएगा। अभी आपको देखिए यहाँ पर EVS का नोट्स पूरे कंप्लीट है। आपको 5 टॉपिक उसको आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। 150 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। आपको फिर मैथ भी पूरे सेशन 1 to 5 के कंप्लीट हो गए हैं, आप ले सकते हैं, वो भी आपको 150 मिलेंगे। हिंदी का पूरा सेशन कंप्लीट है, वो आप 100 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं, जो जेटेट न्यू सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है। आराम से अगर जो सिंगल लेना चाहते हैं, नहीं तो 1 to 5 की तैयारी केवल 500 में और 6 to 8 की तैयारी 500 में और दोनों की तैयारी 800 में करवाया जा रहा है। आप 100% यहाँ से प्योर JCERT किताब बहुत कम प्रश्न बहुत ज़्यादा अंक उठा सकते हैं।
इसी तरह से आपको सारा चीज़ बना बनाया हुआ मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से ले सकते हैं। सारे सेशन, ज्योग्राफी सेशन, सिविक सेशन, हिस्ट्री सेशन, सब कुछ आपकी तैयारी की ओर है। आप जुड़ करके तैयारी करेंगे तो उससे बेस्ट तैयारी और कहीं आपको मिलने जानने वाला नहीं है। ठीक है, तो लेडी को लेबी लिख के आ रहा है, यानी यहाँ पर लिखने वाला प्रॉब्लम है। तो लिखने वाला प्रॉब्लम के लिए हम लोग याद रखते हैं कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाली समस्या जो भी आए उसको ग्राफिया में डालिएगा। ग्राफिया कहाँ है? ई में है, इसलिए डिस्ग्राफिया, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया हुआ था, देखिए यूपी टेट और सीजी टेट दोनों में पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था कि एक पेंटिंग प्रतियोगिता में रीता को पैरेट का चित्र बना करके देने के लिए कहा गया। वह पैरेट का चित्र बनाते हैं लेकिन वह पेपर पर कैरोट लिखकर आ जाती है, यह किस रोग से ग्रसित है? यूपी टेट 2016। ठीक है, लिखने में समस्या हुआ है, पी के जगह क्यू हुआ है, लिखने में समस्या हुआ है। तो लिखने के लिए हमने बताया है कि ग्राफ लिख कर बनाओ, इसलिए लिखने वाले अक्षमता को ग्राफिया कहते हैं, इसलिए यह डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? पंजाब टेट 2021, हरियाणा टेट 2019 से पूछा है। लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? तो अभी आपको बताया डिस्ग्राफिया से ही है। ठीक है, ग्राफिया में ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाली समस्या डिस्ग्राफिया। फेजिया में क्या है? भाषा को फेज बाय फेज सीखा जाता है, इसलिए मौखिक भाषा संबंधित विकार डिस्फेजिया। कैलकुलिया में क्या है? कैलकुलिया कैलकुलिया क्या है? तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, और ये कैलकुलेशन मैथ सेशन में होता है, मैथ गणित हो गया, तो गणित संबंधी विकार आपका डिस्कैलकुलिया है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ के आइएगा तो पछतावा होगा आपको। ठीक है, इसलिए इसको डेली जुड़िए और डेली तैयारी कीजिए। गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को कहा जाता है उत्तराखंड टेट 2017, पंजाब टेट 2016, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया। ठीक है, गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए गणित किससे है बताइए? गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है ना, गणित में कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया आपको हमने बताया था ना। तो गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता कैलकुलिया, और कैलकुलिया का अगर डिस लगाई तो डिस्कैलकुलिया, तो डिस्कैलकुलिया होगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए यहाँ पे हमने उसी को क्लियर किया है, आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ये चीज़ सारा चीज़ लिखा हुआ है। समझने के ख्याल से आपको हमने बहुत यहाँ पे अच्छे तरह से नोट्स तैयार किए हैं, तो इसलिए आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का नोट्स उपलब्ध है। गणित प्रतियोगिता में एक बच्चा 2 × 3 = 5 लेकर आता है, यह किस रोग से ग्रसित है? हरियाणा टेट 2016 और रीट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, गणित का है 2 × 3, यानी बच्चा गुना नहीं इसको प्लस समझ रहा है। तो ये जो गणित वाली समस्या होती है उसमें क्या होता है? कैलकुलेशन गलत होता है। तो कैलकुलेशन मतलब क्या हमने आपको बताया? कैलकुलिया या कैलकुलेटर। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, याद रखिएगा। तो कैलकुलिया के आगे डिस लगाइएगा तो डिस कैलकुलिया बनेगा, यानी जो कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, मैथ वाली चीज़ है, कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, गणित वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, सभी कोई कैलकुलेशन से रहेगा। कैलकुलेशन को कैलकुलिया याद रखना है और उसके आगे डिस लगा देना है, डिस कैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 = 4 लिख देती है। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 = 4 लिखती है, बच्चा किस रोग से ग्रसित है? अफेजिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, कोई नहीं। ठीक है, यूपी टेट 2016 और उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रियंका अपनी कक्षा में क्या लिखी है? 6/2 = 4, यानी भागा को क्या समझी? माइनस समझी, समझे ना, तभी नहीं यहाँ पर 4 लिख दी। बताइए, तो ये गणित संबंधी प्रॉब्लम है, और गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन किससे करते हैं लोग? कैलकुलेटर्स करते हैं, और कैल जैसे आ गया तो उसको कैलकुलिया कर दीजिएगा। तो अब यह रोग है, इसलिए इसको डिस्कैलकुलिया में डालेंगे हम लोग, डिस्कैलकुलिया इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नमिता 4/2 = 6 लिख रही है, यह किस रोग से ग्रसित है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, कोई नहीं। ठीक है, 4/2 = 6, यानी क्या हो रहा है? भागा को प्लस समझ रही है, इससे यह 6 लिखा गया है। तो ये गणित का रोग है, गणित में कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कैलकुलिया, यानी डिस्कैलकुलिया होगा, राइट आंसर डिस्कैलकुलिया होगा। ठीक है, चलिए एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा, वह किस रोग से ग्रसित है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया या डिस्मोर्फिया, क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है, एमपी टेट 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए भाषा का, जैसे मौखिक भाषा का आता है, तो आपको बताया था भाषा कैसे सीखा जाता है? फेज बाय फेज सीखा जाता है। तो भाषा वाला जब रोग आएगा तब फेज मतलब फेजिया याद रखिएगा, फेजिया। ठीक है, तो ये भाषा के लिए क्या आएगा? डिस्फेजिया आएगा। फेजिया मतलब भाषा फेज बाय फेज, फेजिया, डिस्फेजिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बना भी दिया है, जो बोला उसको बना दिया, भाषा
फेज बाय फेज सीखा जाता है, इसलिए इसको फेजिया कहा जाता है। और भाषा संबंधी विकारों को डिस्फेजिया कहा जाता है। ठीक है। मौखिक रूप से भाषा सीखने की अक्षमता को कहते हैं, मौखिक रूप से भाषा सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? सीजी टेट 2016 का प्रश्न है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया। ठीक है। तो भाषा फेज बाय फेज सीखा जाता है, इसलिए भाषा फेजिया से आएगा, तो डिस्फेजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिस्फेजिया हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। से विभाज्य संख्या है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि कौन से इसमें से 9 से विभाज्य संख्या है। ठीक है। ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है। अगर नियम हमें मालूम होता है तो हम इसको सेकेंड में बना सकते हैं, नहीं मालूम है तो मिनट में जाएगा। ठीक है। तो 9 का नियम अगर नहीं मालूम होगा तो हम सभी को ऐसे करके देखेंगे कि कौन 9 से कट रहा है, कौन 9 से नहीं कट रहा है, ऐसे चेक करेंगे। लेकिन ऐसे चेक नहीं करना है। ठीक है। कैसे चेक करना है? तो 9 का नियम कहता है कि जो भी संख्या दिया गया है उसको जोड़िए। तो जोड़िएगा कैसे? तो पहला 3 + 2 + 5 + 8। ठीक है। 3 2 5, 5 10 और 8 18। ठीक है। 18 है ना। 18 में 9 से भाग लगाइए, अगर कट गया तो ये 9 से विभाजित है, तो कट गया, इसलिए ये 9 से विभाजित है। इसी तरह से बी को चेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 6 13, 13 5 18, 18 8 26 और 1 27। 27 में 9 से लगाइएगा तो 9 तिया 27, 3 आ गया। ठीक है। तो ये भी विभाजित है। चलिए अगला देखिएगा। 9 6 15, 5 20, 5 25 और 3 28 और 8। ठीक है। 28 8 36, 36 में 9 से लगाइएगा, 9 चौके 36, ये भी यानी राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। ठीक है। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर। तो 9 का नियम देखिए, 9 का नियम हम आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी बना भी दिए हैं फर्स्ट बार। ट्रिक क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे 3 2 5 8 ये है, तो इसको हम कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ है सारा चीज़, इसके पहले भी आपको बना करके हमने दिखा दिया है। तो ये राइट आंसर इसका डी था। किस आधार पर हुआ था यहाँ पे देख लीजिएगा। जो पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे सारा चीज़ बन के जा रहा है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको सिर्फ रिपीट करने की और सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसको आप तो अभी कोई पीडीएफ को लेकर के यहाँ से पढ़ के ही एग्जाम में जाएंगे। तो सभी को जो अभी तक नहीं ले पाए हैं, नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़िए। आपको सिर्फ 500 रुपये में ही तैयारी हो रही है। ठीक है। अगर मैथ का पीडीएफ केवल आपको चाहिए तो आप यहाँ से 200 रुपये में जो 7 टॉपिक है वो पूरे टॉपिक अब आपका कंप्लीट की ओर है, तो आप वहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है। 9 से विभाजित संख्या है, ये बिहार टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है। चलिए बताइएगा कौन 9 से विभाजित है। भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 7 और 6 13, 3 16, 2 18 और 8 कितना हो गया? 18 8 26, 2 28 और 8 36। 36 में 9 से लगाइए, कट गया ना, तो ये 9 से विभाजित है। अगला देखें तो 5 6 11, 11 9 20, 20 3 23, 4 27, 5 32 और 6 38 और 2 38 और 2 40 और 8 48। 48 में 9 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए 9 से विभाजित नहीं है। 7 6 13, 3 16, 9 25 और 5 30 आ गया। 30 में 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए भी 9 से विभाजित नहीं है। तो 9 से विभाजित संख्या ए है केवल। ठीक है। तो बस इसी तरह से जोड़ कर फटाक से बता देना है। बहुत कम समय में आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है ना। बहुत ही कम समय लगेगा, कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं। बाकी देखिए यहाँ पे एक एक लाइन करके बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है 10 से विभाजित संख्या है। ये पंजाब टेट कब का पूछा गया है? 2017 का प्रश्न है कि 10 से विभाजित संख्या है। देखिए यहाँ पे 10 से विभाजित संख्या कौन है, आपको बताना है। ए बी सी डी में से कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 10 से कौन संख्या विभाजित होती है। ठीक है। हम लोग इतना भाग नहीं लगाएंगे कि इसको भी 10 से देंगे, इसको भी 10 से देंगे और इस तरह से देखेंगे, ये काम नहीं करेंगे। हम लोग इसका नियम जानेंगे, विभाजन का नियम। तो देखिए विभाजन का नियम क्या कहता है? विभाजन का नियम कहता है 10 में कि यदि इकाई अंक 0 हो, अगर इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 8 है, ये 10 से विभाजित नहीं होगा। इकाई अंक 7 है, ये 10 से विभाजित नहीं होगा। इकाई अंक 0 है, ये 10 से विभाजित होगा। ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो दी गई संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। चलिए ये देखिए यहाँ पे इस तरह से क्लियर किया हुआ है। इकाई अंक इसका 8 है, इसलिए नहीं जाएगा। इकाई अंक 7 है, इसलिए नहीं जाएगा। इकाई अंक 0 है, इसलिए चला गया। क्लियर हो गया। इसलिए 10 से विभाजित संख्या है। अगला प्रश्न है, इसमें 10 से विभाजित संख्या है, आपको बताना है इसमें कौन संख्या 10 से विभाजित है। हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि 10 से विभाजित संख्या कौन है।
तो आइए देखते हैं ए बी सी डी में कौन ऑप्शन होता है। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 0 है, इसलिए यह 10 से विभाजित है। इसमें भी इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है। इसमें भी इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है, यानी राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, सभी संख्या के इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन संख्या 11 से विभाज्य है। एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, 11 से विभाज्य है। ये होगा, बी होगा, सी होगा या सभी होगा। ठीक है, देखिए 11 से विभाजन के लिए आपको यहाँ पे भाग लगा सकते हैं, लगाना है तो, नहीं तो अगर बहुत बड़ी संख्या तो उसके लिए नियम कहता है कि देखिए इसमें अल्टरनेट संख्या का योग कर लीजिए। अल्टरनेट संख्या मतलब एक छोड़ करके, तो एक छोड़ करके उसका योग कर लीजिए और उसके बाद उसको घटाइएगा। यदि घटाइएगा तो चाहे तो 0 चाहे तो 11 दोनों में से कोई आ जाएगा, वो 11 से विभाज्य होगा। जैसे कहने का मेरा मकसद क्या है, जैसे 1 2 1 1 2 1 है। ठीक है, अल्टरनेट संख्या कहने का मतलब कि अगर एक को छोड़ करके, तो इसके बाद इसको लेंगे, इसके बाद इसको लेंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, और इधर से जब चलेंगे तो एक संख्या एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इधर से जब चले तो योग क्या होगा बताइए, 1 1 2 और 2 4 4 आया। और इधर से जब चले तो क्या हुआ, 2 1 3 और 1 4 आया। अब 4 में से 4 को घटाइएगा तो कितना आ गया, 0, इसलिए यह 11 से विभाजित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देखेंगे। 308 है तो इसको कैसे देखें, 308 है मेरा, इसको कैसे करेंगे, तो अल्टरनेट ए को छोड़ना है, इससे शुरू करेंगे तो ये छोड़ देंगे, इस पे आएंगे, और इससे शुरू करेंगे तो ये आगे आ गया। ठीक है, इससे शुरू करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इससे आगे वाला लेंगे, इसी तरह चलना है। तो 3 और 8 कितना हो गया बताइए, 11, और इसको देखेंगे तो कितना आ गया, 0 रह गया। तो 11 में से 0 को अब घटा दीजिए तो कितना, 11। तो अंतर या 0 आ जाए या 11 आ जाए, वो 11 से कटेगा। अब भाग लगा करके भी देख लीजिएगा अपने से आप लोग आता है कि नहीं। तो ए भी और ए भी 11 से कट गया। अब सी को चेक करना है तो करते हैं 1 4 3 को। ठीक है, तो किसके इससे शुरू करेंगे, तो ये अंक को नहीं लेंगे, इसके साथ एक को छोड़ेंगे, इसको लेंगे। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, और इसको जब लेंगे तो बस एक को ही है, 3 से आगे जाएगा कुछ नहीं है, तो 4। तो 4 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए ये भी विभाजित है, राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पे बना दिया गया है PDF के लिए, दी गई संख्या के सम स्थान, मतलब पहला को अगर शुरू कर रहे हैं तो पहला लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर पांचवा लेंगे, फिर सातवां लेंगे। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा अंक लेंगे, फिर चौथा लेंगे, फिर छठा लेंगे, मतलब अल्टरनेट लेना है आपको। ठीक है, सम या विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, देखिए यहाँ स्थान सम और विषम का रही नहीं कि आप अंक देखिएगा, एक देखिएगा तो एक कहिएगा ये विषम, ये नहीं। स्थान शुरू से ही पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पहला दूसरा गिनना है तो पहला लेंगे, फिर एक स्थान छोड़ेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर एक स्थान छोड़ेंगे, फिर पांचवा लेंगे, इस तरह का स्थान है। ठीक है, तो आप किसी को मान सकते हैं, इसको सम मान सकते हैं, तो यहाँ विषम से शुरू कीजिएगा, यही चीज़ है। तो इस तरह से देखिए यहाँ सारा कुछ बना करके आपको दिया हुआ है, जो अभी हम बता रहे थे वही चीज़ है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको ये जो चैप्टर आ गया एक्सरसाइज 6 का 2.1 से 2.3 तक जो भी है, एक्सरसाइज 2 वाला यहाँ पर प्रश्न आ गया, ये पूर्ण संख्या पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, आप क्लास 6 का एक्सरसाइज 2 में जा करके आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, वहाँ संख्या वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर हो तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए ऐसा ही प्रश्न आपका 2012 में भी था और 2016 में इससे कुछ बढ़ चढ़ के, लेकिन चैप्टर से ही प्रश्न थे आपका जेटेड में, एकदम याद रखिएगा। जो नहीं देखें वो कहते हैं कि JCRT से नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन आप 100% श्योर है कि आपका किताब से था ना। तो हम देखिए आपको सारे तरह का प्रश्न करवा दे रहे हैं कि शायद आपको किसी तरह का पहली बार मौका मिले और मिस्टेक हो ही नहीं। अगर इतना तैयारी करके रहेगा तो किसी भी तरह का अगर हल्का भारी तो सब आपकी किताब का ही रहेगा, आप कहीं से भी बना सकते हैं, एकदम 100% आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न था, लेकिन इसमें भी लोग फेल किए थे। रीज़न क्या था, प्रैक्टिस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम था, 90 मिनट में 150 प्रश्न मानना था, तो उसमें समय कम था इसलिए प्रश्न हल्का थे। अब समय ज़्यादा है इसलिए प्रश्न थोड़ा सा टाइम लगने वाला होगा, लेकिन इसमें भी टाइम लग जाएगा। इससे भी हल्के हल्के प्रश्न आपको दिए गए थे, आप लोग देखे होंगे, तो शायद हो सके आपका भी उस तरह से आ जाए, इसलिए सभी तरह की तैयारी करके हमको जाना है। ठीक है, ये पंजाब टेट 2014 में पूछा गया है। तो बताइए कितनी धनराशि होगी, इसको हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, देखिए होटल में डेली जो है सुबह में 32 लीटर दिया और शाम में होटल में 68 दे रहा है, तो टोटल कितना दूध दे रहा है, 8 2 10, 6 3 9 1 10, यानी 100 लीटर दूध दे रहा है। ठीक है, 100 लीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि दूध
का मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर हो तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी बताइए। तो 100 लीटर प्रतिदिन दिया और 1 लीटर का मूल्य 50 रुपया है, इसलिए 100 लीटर का मूल्य 100 गुने 50 हो जाएगा। ठीक, कैसे गुना करेंगे तो 1 5 5 हो गया और कै गो जीरो बच गया, 1 2 और 1 3, 3 गो जीरो इस पर लगा दीजिए, यानी 5000 रुपये प्रतिदिन उसका हो रहा है। ठीक है, तो 5000 इसका आंसर होगा। 5000 किस में है, सी में है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, यदि उस गांव में 800 पुरुष हैं, 300 महिलाएं और शेष बच्चे हैं, तब बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा आपको बताना है, 400, 300, 500 या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया है। ठीक है, गांव की कुल जनसंख्या 1600, तो कुल जनसंख्या में से पुरुष और महिला को घटा देंगे, पुरुष और महिला को घटा देंगे। ठीक है, तो पुरुष और महिला को जब घटाएंगे तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, बच जाएगा। तो 8 और 3 1100, तो 1600 में से 1100 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 500, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 500 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिएगा, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं। ठीक है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं, एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा ने 50 रुपया दिया, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी, सीजी टेट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां, तो 20 लड़कियां, 30 लड़के, 30 लड़के, दोनों मिला के कितने हो गए, तो 50 लड़के हो गए। ठीक है, अब एक दिव्यांग व्यक्ति को प्रत्येक बच्चा कै रुपया देता है, 50 रुपया, और बच्चे कितने हैं 50, तो कितना रुपया हो जाएगा बताइए। तो 50 गुने 50 कर देंगे, 50 क्या हो गया 25 और कै गो जीरो, 2 गो जीरो, तो 2500 रुपया हो गया। यानी उस दिव्यांग व्यक्ति को जो आर्थिक मदद होगा वो कितनी राशि का होगा, 2500 रुपये का होगा। 2500 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो पीडीएफ लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए देखिए पीडीएफ में पूरा साफ साफ बना दिया जाता है। तो देखिए आप पीडीएफ और वीडियो दोनों देख लीजिएगा, तो आपको फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगा। हो सकता है कभी कभी पीडीएफ में देखिए ABC लिखने में छूट जाता है या मिस्टेक हो जाता है, तो उसका वीडियो में क्लियरेशन होता है, इसलिए वीडियो देखने का आवश्यकता आपको जरूर है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 1100 है, प्रत्येक व्यक्ति ने एक मंदिर में 5 रुपया दान दिया, कुल कितने रुपये दान की राशि प्राप्त हुई दिए गए हैं, 600, 500, 5500 या 6500, कितना होगा। ठीक है, गांव की जनसंख्या कितनी है बताइए, 1100, और प्रत्येक व्यक्ति 55 रुपया दिए, तो 1100 व्यक्ति ने 55 रुपया दिया, तो कितना हो जाएगा, तो 11 5 55, कै गो जीरो, ये 2 गो जीरो, तो 5500, वह राशि 5500 है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल दान दी गई राशि 5500 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 167 प्लस 328 बराबर 328 प्लस 167 में कौन सा गुण है, ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, या सभी, कौन सा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है बताइएगा, ये देखिए क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग। क्रम विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है, क्रम को बदलना क्रम विनिमय कहलाता है। तो क्रम कैसे बदला रहा है बताइए। तो देखिए हम अभी क्रम लिखे A+B, यानी ये पहला बार है और ये अंतिम में है, तो एक क्रम बदला जाएगा। अब जो अंतिम वाला है वो शुरू में आ जाएगा और जो शुरू वाला है वो अंतिम में आ जाएगा, तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय। ठीक, और इसमें जोड़ का चिन्ह है, इसलिए इसको जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहेंगे ना, जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहेंगे हम लोग। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं अंग्रेजी में लोग, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब देखिएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं A+B बराबर B+A। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ क्रम बदल गया है, मतलब ये शुरू बार था तो अभी अंतिम बार आ गया, ये अंतिम बार था तो ये शुरू बार आ गया, तो यही क्रम चेंज कर लेना जो है क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, +5 का विशुद्ध मान परम मान या निरपेक्ष मान होगा। +5 का विशुद्ध मान परम मान या निरपेक्ष मान क्या होगा, हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए विशुद्ध मान एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, या निरपेक्ष मान, वो क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर +5 है तो उसका भी परम मान निकालिएगा तो 5 होगा, अगर -5 है तो उसका भी एब्सोल्यूट मान निकालिएगा तो 5 होगा, यानी निरपेक्ष मान हमेशा प्लस में होता है, पूर्णांक में होता है। ठीक है, शायद CDS परीक्षा पास कर लिया था, किस काल का उदाहरण है, रमेश शायद CDS पास कर लिया। ठीक है, था, यह किस काल का उदाहरण है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें शायद लगा हुआ है, शायद मतलब संभावना, शायद मतलब
संभावना, ठीक है, संभावना है, इसका मतलब ये किस में जाएगा, संभाव्य होता है, और था लगा हुआ है तो भूतकाल है, तो ये संभाव्य भूतकाल का उदाहरण है। तो संभाव्य भूतकाल इसमें ऑप्शन है, पूर्ण भूतकाल है, ये नहीं होगा, अपूर्ण भी नहीं होगा, अपूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा, कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। आंसर क्या होगा, संभाव्य में है इसलिए संभाव्य भविष्यत काल होगा, और यह नहीं है तो यह संभाव्य भूतकाल का है। किसका है, भूतकाल का है, इसमें संभावना दिख रहा है इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं, ठीक है। संभवतः रमेश पार्क से टहल कर आ गया था, संभवतः रमेश पार्क से टहल कर आ गया था, किस काल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, या कोई नहीं। एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है कि संभवतः रमेश पार्क से टहल कर आ गया था, ठीक है। देखिए इसमें संभवतः है मतलब संभावना दिख रहा है, संभावना दिख रहा है, संभावना व्यक्त हो रहा है, और था लगा हुआ है, तो ये था लगा हुआ है तो भूतकाल में जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण भूतकाल होगा नहीं, अपूर्ण भूतकाल होगा नहीं, होगा क्या, संभावना दिख रहा है तो संभाव्य भूतकाल में जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, संभाव्य भूतकाल में चला जाएगा, ठीक है। सीता साइकिल खरीदेगी, सीता साइकिल खरीदेगी, किस काल का उदाहरण है, ठीक है। सीता साइकिल खरीदेगी किस काल का उदाहरण है। वाक्य के अंत में क्या लग रहा है बताइए, गा, गे, गी और कुछ बताया जा रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल, सबसे पहले गा, गे, गी लगा तो ये तो भविष्यत काल का हो गया ना, वर्तमान काल कटेगा, भूतकाल कटेगा, एक ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है भविष्यत काल। राइट आंसर होगा सामान्य भविष्यत काल इसका, ठीक है, सामान्य भविष्यत काल इसका आंसर होगा। भविष्य में नोट में देखिए लिखा हुआ है कि भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है तो सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। शायद रमेश जेटेट की तैयारी कर लिया होगा, किस काल का उदाहरण है, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। कर लिया होगा, लास्ट में गा है लास्ट में गा, गे, गी कुछ रहेगा, तो ये भविष्यत काल की बात है, तो सबसे पहले हम भविष्यत काल में चलेंगे। वर्तमान काल कटेगा, भूतकाल कटेगा, वर्तमान काल कटेगा, तो और संभावना है, शायद मैंने ये संभावना बताता है, तो संभावना है इसलिए संभाव्य भविष्यत काल में जाएगा। राइट आंसर बी होगा, संभाव्य भविष्यत काल, पीटेट 2020 का, ठीक है। यदि राधा शिक्षक बन जाएगी तो उसका विवाह जल्द हो जाएगा, किस काल का उदाहरण है। यदि राधा शिक्षक बन जाएगी तो उसका विवाह जल्द हो जाएगा, किस काल का उदाहरण है। हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, हेतु मत भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, ये देखते हैं हम लोग, गा लिखा हुआ है, लास्ट में गा है, तो ये तो हम क्लियर हो जाएंगे कि गा है मतलब भविष्यत काल की बात हो रहा है, भविष्यत काल वाले को ही रखेंगे, ठीक है। भूतकाल वाले बी का ऑप्शन है कटेगा, वर्तमान काल वाला ऑप्शन कटेगा। अब हमारे पास दो गो है, हेतु मत भविष्यत काल और अपूर्ण भविष्यत काल, ठीक है। तो देखिए यदि एक वाक्य, यदि राधा शिक्षक बन जाएगी, एक वाक्य हुआ तो उसका विवाह हो जाएगा, ये दूसरा वाक्य हुआ। यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो कभी भी, तो वहाँ पर जो हमको मिलता है काल वो होता है, देखिए हेतु मत भविष्यत काल। इसकी थ्योरी क्लासेज में हमने आपको करवाया है, ठीक है। यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो वह हेतु मत भविष्यत काल का उदाहरण होता है। हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। शायद माताजी टहल कर आ गई होगी, किस काल का उदाहरण है। शायद माताजी टहल कर आ गई होगी, किस काल का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि माताजी आ गई होंगी, गी लगा है, गी लगा है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमको मिल गया कि भविष्यत काल का है। पहला यहीं से हम शुरू करते हैं, भविष्यत काल का है, ठीक है। अब भविष्यत काल आ गया तो इसमें सबसे पहले देखिए पहला है पूर्ण वर्तमान काल, तो ये तो जाएगा नहीं, कट जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल, ये भी कटेगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन मात्र बचा, संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। तो देखिए शायद मतलब होता है संभावना, शायद मतलब आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें संभावना व्यक्त होता है उस काल का नाम होता है संभाव्य, और ये गी लगा हुआ है भविष्यत काल है, इसलिए वो होगा संभाव्य भविष्यत काल का यह उदाहरण होगा, ठीक है। संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण होगा।
अगला प्रश्न है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। सीता किताब पढ़ चुकी होगी, रमन पुस्तक पढ़ चुका था, रमेश एनडीए परीक्षा पास कर चुका, कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम पूरा होना चाहिए, तो सबसे पहले वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, है या हो या हे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे, सीता किताब पढ़ चुकी होगी, इसमें गी है इसलिए भविष्यत काल है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे पढ़ चुका था, ये भी खत्म हो गया, भूतकाल हो गया ये। अब रमेश एनडीए परीक्षा पास कर चुका है, ये देखिए कर चुका है मतलब पूर्ण कर लिया है, एनडीए का परीक्षा वो पूर्ण कर लिया है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है इसमें कौन अपूर्ण काल का पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। एच टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, सीता सेव ला रही थी, वे बाजार जा रहे होंगे, कोई नहीं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल सबसे पहले वर्तमान काल है तो लास्ट में है होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में थी है, ये गलत है, होंगे ये भी गलत है। अब आपके पास है कि बचा ए नंबर, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी पूरा पढ़े नहीं है, मतलब पूरा किताब ख़त्म नहीं हुआ है, यानी वाक्य क्या है अभी अपूर्ण है, काम क्या है पढ़ने का अपूर्ण है, तो यही अपूर्ण वर्तमान काल होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें कौन संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ये उत्तराखंड टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। शायद राम पटना पहुंच चुका था, संभावना है राम पढ़ रहा होगा, लगता है आप कबड्डी खेल होंगे, शायद पिताजी टहल कर आ गए होंगे। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल के लास्ट में क्या लगेगा, है लगेगा, तो यह शायद राम पटना पहुंच चुका था ही गलत है, होगा ये भी भविष्य बता रहा है, ये भी गलत है। अब लगता है आप कबड्डी खेल रहे होंगे, तो ये भी गा गेगी है, तो ये सी नंबर भी किस में जाएगा, भविष्य में जाएगा। अब एक ही बचा आपके पास ऑप्शन डी, शायद पिताजी टहल कर आ गए हैं, तो लास्ट में है लगा हुआ है, और शायद है तो संभावना है, और है लगा हुआ है तो वर्तमान काल है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, ये एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। राम सोता था, रमन क्रिकेट खेलता है, आप बाजार जाएंगे, कोई नहीं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का इसमें उदाहरण क्या चीज़ है, ठीक ना। राम सोता था, ये आपका भूतकाल का हो गया। रमन क्रिकेट खेलता है, ये वर्तमान काल का हो गया, और ये आप बाजार जाएंगे, ये भविष्यत काल का हो गया। तो आपसे सामान्य वर्तमान काल पूछा है, तो उसमें ता है, ते है, ती है लगता है, तो रमन क्रिकेट खेलता है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी बी नंबर होगा। ठीक है, संभाव्य भूतकाल का उदाहरण है। संभाव्य भूतकाल का उदाहरण है, यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे, आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, अमन संभवतः पटना पहुंच चुका है, या कोई नहीं। ठीक है, संभाव्य भूतकाल का उदाहरण इसमें कौन है, तो देखिए यहाँ पे पहला है, वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे। ठीक है, तो कर चुके थे मतलब ये क्या है, थे मतलब भूतकाल है, और शायद मने ये संभावना है, तो ये संभाव्य भूतकाल का उदाहरण हो गया। आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, है इसका मतलब ये वर्तमान काल है, ये आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपसे पूछा जा रहा भूतकाल, तो ये गलत है। अमन संभवतः पटना पहुंच चुका है, ये भी गलत है, नहीं। राइट आंसर इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है।